5 देशों की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के दूसरे पड़ाव यानी कि त्रिनिदाद एंड टोबैगो पहुंच गए हैं। साथ ही प्रधानमंत्री की यात्रा ऐतिहासिक है क्योंकि 26 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री वहां पहुंचा है। ऐतिहासिक दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत भी शानदार तरीके से हुआ है। पोर्ट ऑफ स्पेन में एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने किया, साथ ही उनके साथ उनकी पूरी कैबिनेट वहां नजर आई। प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है। साथ ही एयरपोर्ट पर ही सांस्कृतिक विरासत की झलक भी पेश की गई है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया है। और ये 3 तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और कैसे प्रधानमंत्री जब एयरपोर्ट पर पहुंचे उस वक्त कैसे प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। साथ ही आपको बता दें किस तरीके से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया, उनसे गार्ड ऑफ ऑनर से उन्हें सम्मानित किया गया। और गर्मजोशी के साथ देखिए सांस्कृतिक जो आदान प्रदान होता है और सांस्कृतिक का जो झलक दिखाई जाती है अपने देश की, उससे स्वागत करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। आपको यहाँ पर बता दें एयरपोर्ट पर उनका जो स्वागत है वो प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर कर रही थी। उनके साथ ही उनकी पूरी कैबिनेट वहाँ पर मौजूद नजर आई। प्रधानमंत्री मोदी को ये देखिए तस्वीरों में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है। साथ ही एयरपोर्ट पर सांस्कृतिक विरासत की झलक भी प्रधानमंत्री को दिखाई गई है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर की शुरुआत करेंगे। आपको दिखा दें त्रिनिदाद और टोबैगो दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। भारतीय समुदाय को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित भी किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जय श्री राम से संबोधन की शुरुआत की है। आपको बता दें कि हम एक ही परिवार का हिस्सा हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। साथ ही आपके पूर्वज दिल में रामायण लेकर आए हैं, यह प्रधानमंत्री ने कहा। पूर्वज सिर्फ प्रवासी नहीं, सभ्यता के संदेश वाहक भी थे, ये प्रधानमंत्री ने कहा। क्या कुछ कहा सुनवाते हैं आपको। Ladies and gentlemen, नमस्कार। सीताराम, जय श्री राम। एक 180 साल बीतल हो, मन न भूलल हो, भजन राम के हर दिल में गुंजल हो। It is my honor to bring a replica of Ram Mandir and some water. And water from the river Saryu in Ayodhya. जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। जा मज्जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। प्रभु श्री राम says that the glory of Ayodhya springs from the holy Saryu. Whoever takes a dip in its water finds eternal union with Sri Ram himself. सरयू जी और पवित्र संगम का ये जल आस्था का अमृत है। ये वो प्रवाहमान धारा है जो हमारे मूल्यों को, हमारे संस्कारों को हमेशा जीवंत रखती है। और देखिए भारतीय समुदाय को संबोधित करने से पहले जब प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट से होटल पहुंचे तो वहां एक रोचक तस्वीर भी सामने आई। वहां एक और प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग मौजूद थे, तो वहीं दूसरी ओर भोजपुरी चैताल की परफॉर्मेंस हो रही थी, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े चाव से सुना और सराहा भी। देखिए। are part of one family. Friends, I know
that the journey of the Indian community in Trinidad and Tobago is about courage. The circumstances your ancestors faced would have broken even the strongest spirits, but they faced hardships with hope. They met problems with persistence. They left the Ganga and Yamuna behind, but carried the Ramayana in their hearts. They left their soil, but not their soul. They were not just migrants. They were messengers of a timeless civilization. Their contributions have benefited this country culturally, economically, and spiritually. The time is not far when an Indian will walk on the moon and India will have its own space station. हम अब तारों को सिर्फ गिनते नहीं हैं, आदित्य मिशन के रूप में उनके पास तक जाने का प्रयास करते हैं। हमारे लिए अब चंदा मामा दूर के नहीं है। हम अपनी मेहनत से असंभव को भी संभव बना रहे हैं। और त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री मोदी घाना के दौरे पर थे और घाना की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न होने के बाद वो त्रिनिदाद एंड टोबैगो पहुंचे। आपको यहां बता दें, घाना में अपनी यात्रा के आखिरी दिन वो भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिले हैं और वहां की संसद को संबोधित भी किया। इस दौरान कई सांसद भारतीय पोशाकों में पहुंचे थे। सबने प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत किया और गर्मजोशी के साथ किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सबको धन्यवाद किया और अभिवादन भी स्वीकार किया। फिर अपने संबोधन में लोकतंत्र का मंत्र भी दिया। और प्रधानमंत्री मोदी ने घाना दौरे पर भारतीय लोकतंत्र का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र वो आधार है जो जितना मजबूत होता है वो दुनिया को उतना ही मजबूत बनाता भी है। देखिए, इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। हमारे लिए लोकतंत्र एक सिस्टम नहीं बल्कि संस्कार है। हजारों वर्षों से लोकतंत्र ने भारतीय समाज को निरंतर गति दी है। आज ग्लोबल उठापटक के हर किसी के लिए चिंता का कारण है। ऐसे में भारत का लोकतंत्र आशा की किरण बना हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक ऐसा स्तंभ है जो जितना मजबूत होगा दुनिया को उतना ही सशक्त बनाएगा। और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप सरकार का वन बिल ब्यूटीफुल बिल संसद से पास हो गया। इस बिल के पास होने को ट्रंप सरकार के दूसरे कार्यकाल की सबसे बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। तो वहीं कारोबारी एलन मस्क के लिए इसे झटका माना जा रहा है। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मशक्कत के बाद आखिरकार वन बिग ब्यूटीफुल बिल संसद में पास हो गया है। गुरुवार देर रात को इस बिल को अमेरिकी संसद की आखिरी मंजूरी मिल गई है। अमेरिकी संसद में बिल को लेकर वोटिंग हुई। 218 सांसदों ने बिल के पक्ष में वोट दिया। बिल के विरोध में 214 सांसदों ने वोट डाला, जिसके बाद बिल को हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के पास भेजा गया।
डोनाल्ड ट्रंप ने वन बिग ब्यूटीफुल बिल के पास होने पर खुशी जाहिर की और दावा किया कि ये बिल अमेरिका को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। अमेरिकी संसद में वन बिग ब्यूटीफुल बिल का पास होना कारोबारी एलन मस्क के लिए बड़ा झटका है, जिन्होंने इस बिल के विरोध में मोर्चा खोल रखा था। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी इसकी आलोचना की है और दावा किया है कि इस बिल के पास होने से 16 करोड़ अमेरिकी लोगों पर इसका बुरा असर पड़ेगा। और बच्चे की खरीद फरोख्त मामले की पड़ताल करने गांव पहुंची पुलिस टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। मामला बिहार के दरभंगा का बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस और गांव के लोगों के बीच जमकर झड़प देखने को मिला। देखिए, दरभंगा के अहियापुर गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पुलिस एक बच्चे की खरीद फरोख्त से जुड़े मामले की तफ्तीश करने पहुंची। मामले को लेकर पहले ग्रामीणों से पुलिस वालों की कहासुनी हुई और फिर ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने भी बल का इस्तेमाल किया, लाठी चार्ज कर लोगों को दूर भगाया। पुलिस राजकिशोर चौपाल और कविता देवी की तलाश में आई थी। आरोप है कि ये दोनों बच्चों की अवैध खरीद फरोख्त में शामिल थे। वहीं पुलिस ने रोशनी चौपाल नाम की महिला के पास से बच्चे को बरामद कर लिया और बच्चे को उसकी असली मां होने का दावा करने वाली महिला को सौंप दिया। बच्चे की मम्मी फोन की कि पैसा हम कैश देते हैं, बच्चा दे दो। मतलब ठीक है, आ जाओ आप, हम दे देंगे आपको। इतने में वो पुलिस प्रशासन भी ले आए, फिर लड़ाई झगड़ा। अन्य साक्ष्यों का उपयोग करते हुए बच्चे तक पुलिस पहुंच गई, बच्चा को रिकवर करने लगी। इसी क्रम में ग्रामीणों के द्वारा विरोध किया गया। उस विरोध के क्रम में पुलिस जो है कि इसके साथ थोड़ी सी ग्रामीणों की झड़प हुई। और वाराणसी में 22 साल की छात्रा का शव ढाबे से बरामद हुआ है। लड़की हत्या के आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार भी किया है। देखिए, वाराणसी के मिर्जा मुराद इलाके में मौजूद ढाबे के कमरे से एमएससी की छात्रा का शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया था, जिसके बाद पुलिस ने तेजी दिखाई और लड़की की हत्या के आरोपी साहब बिंद नाम के युवक को भदोही में एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। फुटेज में दिख रहा था कि एक लड़का जो होटल में पहले आता है, उसके बाद वो युवती भी उसी होटल में आती है। इन सारे साक्ष्यों के आधार पर इस युवक को ट्रेस कराने, उसकी पहचान कराने के प्रयास किए गए। आरोपी साहब बिंद वारदात को अंजाम देने के बाद भदोही में अपनी बहन के घर छिप गया था, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने इसे इसकी बहन के घर से गिरफ्तार कर लिया है। इस युवती के द्वारा इस पर शादी आदि का दबाव बनाया जा रहा था, शादी पैसे आदि मांगे जा रहे थे, ऐसा इस अभियुक्त के द्वारा बताया गया है, जिससे परेशान होकर के इसने ये निर्णय लिया कि ये इसकी हत्या कर देगा। कर्नाटक के रामनगर में एक बड़ा हादसा टला है। हमसफर एक्सप्रेस के इंजन में आग लगने की घटना सामने आ रही। बताया जा रहा है कि ये जो ट्रेन है वो मैसूर से उदयपुर जा रही थी। हमसफर एक्सप्रेस के इंजन में आग लगी है। चन्नपटना स्टेशन के पास इंजन से धुआं उठता दिखा। इंजन को बदलकर अब ट्रेन को गंतव्य स्थान के लिए रवाना कर दिया गया है। लेकिन आपको बड़ी खबर बता दें, कर्नाटक के रामनगर से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। हमसफर एक्सप्रेस को लेकर के बड़ी खबर है। इंजन में आग लगने की घटना सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि जो हमसफर एक्सप्रेस है ये मैसूर से उदयपुर को जा रही थी और हमसफर एक्सप्रेस के इंजन में आग लगी है। चन्नपटना स्टेशन के पास इंजन से धुआं उठता हुआ दिखा। इंजन को बदलकर ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया है। और ये तस्वीर देखिए, चन्नपटना स्टेशन की तस्वीर है, जहां पर हमसफर ट्रेन की जो इंजन है वहां इंजन से धुआं उठता दिखा और उसके बाद बताया ये जा रहा है कि इस इंजन को बदला गया है, बदलकर वापस इसको गंतव्य स्थान यानी कि उदयपुर के लिए रवाना किया गया। इस पूरी घटना में किसी के हताहत होने की खबर फिलहाल नहीं आई है, लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे थे। कर्नाटक के पास की एक घटना है जहां पर आपको बता दें कि ट्रेन हमसफर एक्सप्रेस जो कि मैसूर से उदयपुर जा रही थी, उसके इंजन में आग लगने की खबर आई और ये घटना कर्नाटक के रामनगर में हुआ है और बड़ा हादसा होते होते टल गया। और ये देखिए इंजन में कैसे जो आग की लपटें हैं वो निकलती हुई नजर आ रही हैं और ये हादसा फिलहाल टल गया, लेकिन किसी के भी हताहत होने की खबर फिलहाल नहीं है। इंजन को बदल दिया गया है और वापस ट्रेन को गंतव्य स्थान यानी कि उदयपुर के लिए रवाना कर दिया गया है। और अब खबर राजस्थान के टोंक से है। टोंक में पुलिस को उस वक्त गांव वालों के गुस्से का सामना करना पड़ गया जब ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक लड़के को कुचल दिया। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तो गांव वालों ने उसे खूब दौड़ाया। हालात ऐसे हो गए कि पुलिस को जान बचाने के लाले पड़ गए। पुलिस वाले गांव वालों से बचकर भागते नजर आए।
तस्वीरों में देख सकते हैं कि आगे आगे पुलिस है और पीछे पीछे पब्लिक। भीड़ में सबसे आगे महिलाएं हैं, लेकिन एक पुलिस वाला भाग न सका तो उसने भीड़ के आगे सरेंडर करने में ही भलाई समझी। दरअसल हुआ ये कि अवैध खनन में शामिल एक ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आने से एक लड़के की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए गांव वालों ने घटना स्थल पर ही प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। गांव वालों का आरोप है कि पुलिस अधिकारी खनन माफियाओं से मिले हैं और जो भी इसकी शिकायत करता है पुलिस उसे ही धमकाने लगती है। लेकिन जैसे ही ये घटना घटी तो गाँव वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया और फिर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। हालांकि बाद में भारी पुलिस दल मौके पर पहुंचा, जिसने प्रदर्शन खत्म कराया, लेकिन लोगों का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है। और राजा रघुवंशी हत्याकांड को लेकर लगातार चौंकाने वाले दावे और खुलासे सामने आ रहे हैं। अब राजा रघुवंशी के भाई ने दावा किया है कि सोनम 2 मंगलसूत्र पहनती थी, जिसमें एक मंगलसूत्र राज कुशवाहा के नाम का हो सकता है। दरअसल शिलांग एसआईटी की टीम ने वो गहने भी बरामद कर लिए हैं जो सोनम ने हत्याकांड के बाद छिपा दिए थे। विपिन रघुवंशी का दावा है कि गहनों में एक चेन और 2 मंगलसूत्र मिले हैं और हो सकता है कि दूसरा मंगलसूत्र राज कुशवाहा ने सोनम को दिया हो। में से एक मंगलसूत्र जो था, मिनी मंगलसूत्र जो राजा ने सोनम को पहनाया था, और इसमें एक मंगलसूत्र और जो है जो हमारा नहीं है, कि सोनम की शुरू से इच्छा थी, उसको ये पता था कि मैं मंगल हूँ, मेरा पहला पति मरेगा तो शादी कर लूंगी मैं। शक तो इस बात का भी जताया जा रहा है कि कहीं सोनम ने राजा रघुवंशी से शादी करने से पहले ही राज कुशवाहा से शादी तो नहीं कर ली थी, क्योंकि सोनम के 2 मंगलसूत्रों ने इस हनीमून हत्याकांड में एक और सवाल जोड़ दिया है। वहीं पुलिस अभी भी इस केस में सुराग तलाशने में जुटी हुई है, क्योंकि इस केस में कई सारे ऐसे एंगल सामने आए हैं जिनका खुलासा होना अभी बाकी है। यही वजह है कि पुलिस कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है और हर सबूत का कनेक्शन ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और शादी.com पर अगर आप खुद के लिए या अपने किसी रिश्तेदार के दुल्हन ढूंढ रहे हैं तो बेहद सावधानी बरतें। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी ठगों के बिछाए जाल में फंस जाएं, क्योंकि यूपी के मेरठ में कुछ ऐसा ही हुआ है। देखिए। मेरठ के रहने वाले विष्णु मित्तल की साड़ी की दुकान है। बेटी की उम्र शादी लायक हुई तो बेटे ने शादी.com पर रजिस्ट्रेशन किया और वहां उसे एक लड़की पसंद आ गई। होने वाली पत्नी ने शिवम से कहा कि वो उसे पैसे दे और वो उन पैसों को फॉरेन ट्रेडिंग के जरिए कुछ ही दिन में डबल कर देगी। तो द्वारा उन्होंने लालच देगी, आपको ऐसे ऐसे पैसे बढ़ा देंगे आपको ट्रेडिंग के माध्यम से। मैं पैसे डालता चला गया, उसके बाद मैंने पैसे निकालने की कोशिश करी, मैंने अपने विड्रॉ की तो निकले नहीं। और यहीं पर रुपए को डॉलर बनाने का सपना टूट गया। रकम दोगुनी तो नहीं हुई, उल्टा 44 लाख रुपए फंस गए। होशियार बेटे ने पापा को ट्रेडिंग के बारे में नहीं बताया। अब पापा और बेटे दोनों थाने के चक्कर लगा रहे हैं। जो हमारे शेयरों में इन्वेस्ट थे वो शेयर बेच के इतने सारे पैसे उन पे ट्रांसफर करता चला गया धीरे धीरे कर। कभी 2 लाख, कभी 50,000, कभी 5 लाख, ऐसे बड़ा अमाउंट हो गया 44 लाख। चालबाज दुल्हन अभी भी 20 लाख रुपए ऐंठने के चक्कर में है। अब बेचारे मित्तल जी पैसा डबल करने के चक्कर में खून पसीने की कमाई भी गंवा चुके हैं। और देखिए, अब आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जो हैरान करने वाली हैं। ओडिशा में विजिलेंस विभाग ने एक सरकारी इंजीनियर के घर पर छापा मारा। इस दौरान इंजीनियर के घर की ऐसी जगहों पर पैसा निकला जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था। विजिलेंस की टीम ने जब इंजीनियर का बेड खोला तो अंदर कपड़े और ब्लैंकेट रखा हुआ था, लेकिन जब इसे हटाया तो एक तहखाना नजर आया और इसी तहखाने से निकली 500 रुपए के नोटों की गड्डियां। आय से अधिक संपत्ति के मामले में यह कार्रवाई असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दिलेश्वर माझी के 6 ठिकानों पर हुई। अकेले बालंगीर के ठिकानों से 6.5 लाख रुपए से ज्यादा का कैश बरामद हुआ। इसके अलावा करीब 300 ग्राम सोना और कई संपत्तियों की जानकारी भी मिली है। और झारखंड के साहिबगंज में रेलवे की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां पर जहां लोड हो रहे मालगाड़ी के डिब्बे आपस में भिड़ गए, वहीं कई डिब्बे पटरी से पलट गए। देखिए। जैसे ही टक्कर हुई, मालगाड़ी के भारी भरकम लोडेड डिब्बे पटरी से पलट गए और उसमें रखा पत्थर चारों ओर बिखर गया। पहली नजर में देखने में लगा मानो 2 मालगाड़ी आपस में टकरा गई। जब करीब से देखा तो पता चला कि जिस मालगाड़ी ने टक्कर मारी वो लोड होकर खड़ी थी, लेकिन तभी अचानक उसके रैंक अनियंत्रित होकर खुद ब खुद लुढ़क गए और लोड हो रहे दूसरे डिब्बों से टकरा गए।
लेकिन ये टक्कर इतनी भयंकर थी कि मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गए। गनीमत रही कि जब ये टक्कर हुई तो आसपास कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो जान माल का भी नुकसान हो सकता था। हालांकि टक्कर में रेलवे का बड़ा नुकसान जरूर हो गया। टक्कर के बाद ऐसी आवाज आई कि आसपास के लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। रेलवे के अधिकारियों ने तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर मामले का जायजा लिया और राहत कार्य शुरू करवाया। और दिशा सालियान केस पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने चुप्पी साध ली है, तो वहीं दूसरी ओर नीतीश राणे का दावा है कि ये मामला खत्म नहीं हुआ है। दिशा सालियान मामले में आदित्य ठाकरे को पुलिस की ओर से क्लीन चिट मिलने के बाद राहत जरूर मिली है, लेकिन वो अभी भी इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। गेले 5 वर्ष अनेक लोक बदनामीचा प्रयत्न करत होते, ठराविक लोक, तेव्हाही त्याच्यावर काही बोललो नाही आणि आजही मला बोलायचं नाहीये, कारण ज्या विषयाची दूर संबंध आणि ज्या विषयाची मला माहिती नाहीये त्याच्यावर बोलून काही उपयोग नाही। वहीं महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे ने दावा किया है कि मामला खत्म नहीं हुआ है और अदालत इस मामले में सभी पहलुओं को देखकर ही फैसला सुनाएगी। तो आखिर उसके एक लड़की के पिताजी ने को अगर लगता रहेगा कि उसके लड़की का खून और बलात्कार आदित्य ठाकरे और रीनो मौर्य ने किया है, तो उसका कॉग्निजेंस कोर्ट लेगा और सही से जजमेंट दे देगा, तो करने दीजिए डेफेमेशन केस। दिशा सालियान के वकील नीलेश ओझा ने भी इसे लेकर दावा किया है कि कोर्ट में पुलिस की ओर से दिया गया एफिडेविट गैर कानूनी है, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन करता है। और चलिए बात बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की करते हैं। दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का नया प्रमुख कौन होगा? इस सवाल के जवाब का इंतजार बीते 1 साल से पूरे देश को रहा है, लेकिन अब ये इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। आपको बता दें कि अब करीब करीब ये तय हो चुका है कि इसी महीने यानी कि जुलाई में ही बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त 5 देशों के दौरे पर गए हैं, वहीं 10 जुलाई को वो लौटेंगे। यहाँ बड़ी बात यह है कि मौजूदा बीजेपी अध्यक्ष यानी कि जेपी नड्डा का उत्तराधिकारी कौन होगा। क्या प्रधानमंत्री के विदेश से लौटते ही पार्टी के नए प्रमुख के नाम से पर्दा हट जाएगा? तो इस बात की संभावना पूरी है, क्योंकि 21 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र भी शुरू हो रहा है। अब ऐसे में बताया जा रहा है कि 10 जुलाई से 19 जुलाई के बीच बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा कर दी जाएगी। और इसी बीच दिल्ली में कल से 6 जुलाई तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक होने वाली है, जिसमें बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि ऐसे में सवाल यहाँ ये कि क्या संघ की इस बैठक में बीजेपी के नए अध्यक्ष के नाम पर मंथन की जाएगी? और बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन बनेगा, इसके ऐलान की तारीख सामने आ चुकी है। वहीं इस बड़ी सियासी कवायद के बीच आरएसएस भी दिल्ली में बड़ा मंथन करने वाला है, जिसे लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। देखिए, आरएसएस की बैठक केशव कुंज कार्यालय में होगी, जो 3 दिनों तक यानी 6 जुलाई तक चलेगी। बैठक में सर संघ चालक मोहन भागवत, सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले समेत सभी सह सर कार्यवाह और कार्य विभाग के प्रमुख शामिल होंगे। सभी प्रांत प्रचारक, सह प्रांत प्रचारक, क्षेत्र प्रचारक और सह क्षेत्र प्रचारक मौजूद रहेंगे। साथ ही संघ से जुड़े संगठनों के अखिल भारतीय संगठन मंत्री भी शामिल होंगे। बैठक में आरएसएस के कामकाज की समीक्षा की जाएगी और आरएसएस के शताब्दी वर्ष की तैयारियों पर मंथन होगा। बैठक में मुख्यतः संगठनात्मक चर्चा होती है। संगठन के कार्य के बारे में मुख्यतः चर्चा होती है कि कैसे हर प्रांत में कार्य हो रहा है, वहाँ पर किस तरीके से कार्य का विस्तार हो रहा है। लेकिन क्या इस बैठक में बीजेपी के नए अध्यक्ष के नाम को लेकर भी चर्चा होगी? इस सवाल के जवाब में आरएसएस की ओर से साफ कर दिया गया कि ऐसी कोई चर्चा नहीं होने वाली है। ऐसी कोई चर्चा यहाँ पर नहीं होती बैठक में। और बिहार की सियासत में एक बार फिर बड़ी हलचल मच गई है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई है। सुनिए क्या कुछ कहा। इसके लिए एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को एक चिट्ठी लिखी है। लिखा है कि वो पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी महागठबंधन में शामिल होना चाहते थे, लेकिन वो नहीं हो सका। लिहाजा इस बार सेक्युलर वोटों का बिखराव रोकने के लिए एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल करना जरूरी है। 2025 विधानसभा का चुनाव हमारे सामने है, इसीलिए हमारी इच्छा है कि एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल किया जाए। यदि हम सब मिलकर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि सेक्युलर वोटों के बिखराव को रोकने में सफल हो सकेंगे
और बिहार में अगली सरकार महागठबंधन की बनेगी। कौन आना चाह रहे हैं अगर कोई दल, तो इस पर तो पार्टी का नेतृत्व फैसला करेगा। इस बार लेकिन किसी को भी ये भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि कोई वोटों का बिखराव होगा। पूरी तरह से हर जाति धर्म के लोगों का वोट तेजस्वी सरकार बनाने के लिए होगा। ये बात सबको समझ लेना चाहिए। ओवैसी के पार्टी के इस प्रस्ताव पर आरजेडी का नसीहत भरा रिएक्शन आया तो एआईएमआईएम ने साझा मकसद का सुर लगाया। पूरे बिहार में भाजपा मुक्त माहौल है और भाजपा को हराना हमारा ही मकसद है, आपका ही मकसद है। और ओवैसी की पार्टी की अर्जी पर लालू प्रसाद यादव की क्या मर्जी है, ये अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं है। लेकिन इन सब के बीच आज आरजेडी की एक बड़ी बैठक भी पटना में होने जा रही है। आपको बता दें, आज दोपहर 2 बजे पटना में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और ये बैठक होटल मौर्या में होगी, जिसमें आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ साथ तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी समेत आरजेडी के तमाम बड़े चेहरे यानी कि बड़े नेता, कार्यकारिणी के सदस्य और सभी प्रदेश इकाइयों के अध्यक्ष भी शामिल होंगे। बैठक में चुनावी तैयारियों, रणनीति पर मंथन होगा, चुनावी मुद्दों को फाइनल किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें, बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा तमाम राजनीतिक दल जोर शोर से तैयारियों में जुट चुका है। एक ओर आज जहां आरजेडी की बड़ी बैठक होने जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन में आरजेडी के सहयोगी कांग्रेस भी बड़ी मीटिंग करने जा रही है। हालांकि कांग्रेस लगातार इस दौरान बिहार के दौरे पर रही है, कई मुद्दों पर बातचीत उन्होंने भी किया है। आज पटना में सदाकत आश्रम में बिहार कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की बैठक भी होगी। बताया जा रहा है इस बैठक की अध्यक्षता बिहार कांग्रेस प्रेसिडेंट राजेश राम करने वाले। पार्टी की मजबूत सीटों और उम्मीदवार के बारे में फीडबैक भी लिया जाएगा। और देखिए, बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर घमासान तो जारी है, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है। इसी बीच वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर सवाल उठाती एक आवाज सत्ताधारी जदयू के अंदर से भी उठी है। सुनिए। जेडीयू के तेज तर्रार विधायक गोपाल मंडल ने चुनाव आयोग के फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ग्रामीण इलाकों के मतदाता भ्रमित हैं। कई ग्रामीणों को समझ नहीं आ रहा कि वोटर लिस्ट में उनका नाम रहेगा या नहीं, लिहाजा चुनाव आयोग भ्रम की स्थिति दूर करने के लिए फौरन कदम उठाए। इलेक्शन कमीशन को लोगों से कोई लेनी देनी नहीं है। आम पब्लिक पर समझ में नहीं आ रहा है, परेशानी है आम पब्लिक को, समझ में नहीं आ रहा। ऑनलाइन किसी भी चीज में ऑनलाइन सब कर सकता है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि पहले उसको अवेयरनेस करना था? बिल्कुल। इतना कम समय में हो पाएगा? हाँ, देखिए प्रयास कर रहे हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं, कैसे हम लोग अपने जान बचा ले अपने आप को। ये भाषण जान बचा ले मतलब प्रत्येक पंचायत में ये हम लोग के बूथ कमेटी का बैठक चल रहा है। एक दिन में 2 कमेटी का बैठक करते हैं, उसमें आम पब्लिक जुड़ता है, पब्लिक मीटिंग हो जाता है। क्या बोलता है वो? उसमें समझाते हैं हम। और भारी नाराजगी को देखते हुए पुरानी गाड़ियों पर लिए गए फैसले पर दिल्ली सरकार ने यू टर्न मार लिया है। पहले 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर तेल नहीं देने का फैसला लिया गया, लेकिन अब इस फैसले को पलट दिया गया है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने अपने उस फैसले को पलट दिया है, जिसके तहत 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर नकेल कसने की कोशिश की गई थी। वहीं रेखा गुप्ता सरकार ने इसका आरोप भी पिछली आम आदमी पार्टी सरकार पर मढ़ दिया है। 10 साल की बीमारी कारण आ रही हैं, उनकी गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है। इन सब के लिए वो जो भी करना पड़ेगा, एड़ी चोटी तक तो उनका अगर जोर लगाना पड़ेगा तो वो भी लगाएंगे। हम दिल्ली के वातावरण को भी साफ करेंगे और दिल्ली की गाड़ियों को भी नहीं जब्त होने देंगे। सीएम रेखा गुप्ता ने भी एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। दिल्ली के नागरिकों को हो रही कठिनाइयों को देखते हुए हमारी सरकार ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि एंड ऑफ लाइफ वाहनों को ईंधन न देने के निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए। वहीं आप नेता सौरभ भारद्वाज ने इसे लेकर रेखा गुप्ता सरकार पर निशाना साधा है। मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लोगों ने ट्विटर पे, एक्स पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे इस तुगलकी फरमान की आलोचना की और खूब आलोचना की। हम लोगों ने प्रेस वार्ता करी 2 बार और इस कारण जो है इस फैसले को वापस लेना पड़ा। मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। और देखिए, हिंदुस्तान के कई हिस्सों में इस वक्त बारिश हो रही है, लेकिन वाराणसी में बारिश के बाद ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें विकास के दावों की पोल खुल गई। देखिए।
तक आपने ड्रोन कैमरे से वाराणसी के विकास की तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन टॉप एंगल से शूट किए गए इस वीडियो में गहरा गड्ढा नजर आ रहा है, जिसके चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई। ये वीडियो वाराणसी के चर्चित वीआईपी रोड का है, जो गिलेट बाजार में मौजूद है। ये वाराणसी का सबसे चर्चित रूट माना जाता है, जहां से सभी वीआईपी एयरपोर्ट जाते हैं। लेकिन जैसे ही बारिश के बाद यहाँ 10 फीट गहरा गड्ढा हुआ, वीडियो वायरल होने लगा। माना जा रहा है कि सीवर का पाइप फटने की वजह से लीकेज हुआ और सड़क धंस गई। आनन फानन में प्रशासन ने गड्ढे में बालू डाला और इसे भरना शुरू कर दिया। और महाराष्ट्र के नवी मुंबई से दीवार गिरने का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें सीसीटीवी कैमरे में कैद फुटेज में दीवार गिरते दिखाई दिया, जिसमें दबने से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। देखिए, मजबूत दिख रही दीवार अचानक से धंसने लगी और देखते ही देखते पीछे की ओर गिर गई। दीवार के पास 4 बाइक खड़ी थी, वो भी दीवार के साथ ही मलबे में समा गई। ये वीडियो नवी मुंबई के एरोली सेक्टर 20 का है। इस दीवार के पीछे निर्माण कार्य चल रहा था, जिसकी वजह से कई फीट नीचे तक खुदाई की गई थी। जब दीवार को पीछे से सपोर्ट नहीं मिला तो वो धंसने लगी और इसी वजह से कई फीट लंबी दीवार धराशायी हो गई। सोसाइटी में लगे कैमरे में दीवार के गिरने की तस्वीरें कैद हो गई। और देखिए, बारिश ने राजस्थान के कई जिलों में खूब तबाही लाई है। अजमेर से लेकर सिरोही, धौलपुर, भीलवाड़ा ऐसे तमाम शहर हैं जहां बरसात ने लोगों को मुसीबत में डाला है। वैसे तो बारिश ने राजस्थान के कई इलाकों को परेशान किया है, लेकिन सबसे खतरनाक वीडियो जालौर से सामने आया है। देखिए, और देखिए, इस जालौर में ये तस्वीर देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पानी का स्तर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कैसे छोटी वैन हो या फिर कोई भी गाड़ी जो इस रास्ते से गुजर रही हो, वो कैसे पानी के इस तेज़ बहाव में बहकर आगे बढ़ गई। और साथ में देखिए, ड्राइवर कैसे इस वैन के अंदर मौजूद है और लगातार प्रयास कर रहा है कि किसी तरह से वो इस पानी के बहाव को छोड़कर ऊपर मेन सड़क पर, जो मुख्य सड़क है, वहाँ तक किसी भी तरह से पहुँच जाए। यहाँ एक पिकअप गाड़ी पानी के तेज बहाव में ड्राइवर सहित बह गई। ड्राइवर ने खूब स्टीयरिंग घुमाई, लेकिन वो अपनी गाड़ी को बचा नहीं पाया। ड्राइवर पानी से लड़ रहा था और सड़क पर खड़े लड़के उसे समझाने की कोशिश में लगे थे। जब लगा कि गाड़ी नहीं बच पाएगी, तब लोगों ने हिम्मत जुटाकर कम से कम ड्राइवर को बचाना ही सही समझा। आखिरकार सबने मिलकर ड्राइवर को तो निकाल लिया, लेकिन उसकी गाड़ी पानी में घंटों फंसी रही। इस हादसे की वजह भी ड्राइवर ही था, ये जानते हुए भी कि उसकी हल्की पिकअप गाड़ी शायद पानी का तेज बहाव न झेल पाए, फिर भी वो उसे पानी के बीच ले आया। और उसके बाद की तस्वीर आपके सामने है। ड्राइवर की लापरवाही ने उसकी जान जोखिम में डाली। हालांकि भला हो आसपास के लोगों का और पुलिस का, जिन्होंने तमाशा देखने के बजाय उसकी जान बचाने की कोशिश करना जरूरी समझा, और इन लोगों की ऐन वक्त पर की गई मदद की वजह से बड़ा हादसा होने से बच गया और ड्राइवर की जान भी बच गई। लेकिन जालौर के बाद अजमेर की कहानी कुछ अलग नजर आई। वहां भी लोग पानी में बहते चले जा रहे थे, लेकिन इस बार गलती उनकी नहीं थी, बल्कि अजमेर में पानी का बहाव ही इतना तेज था कि उसके आगे कोई भी टिक नहीं पाया। देखिए, यहाँ आसमान से गिरने वाला पानी सड़क पर जमा हुआ तो लोगों की गाड़ियां बहने लगी। अजमेर की ढलान वाली सड़क पर बारिश का पानी नदी जैसा बहने लगा तो गाड़ियां, इंसान भी नीचे की ओर जाते चले जा रहे हैं। अजमेर के हालात ऐसे थे कि लोग कुछ समय के लिए वहां बेसहारा हो गए। पानी के बहाव में अपनी गाड़ियां बचाएं या अपनी जान, इसी सोच के साथ कई घंटों तक अजमेर में लोग फंसे रहे। रेगिस्तान वाले राज्य राजस्थान का अजमेर शहर बारिश के पानी में डूबा हुआ नजर आया। हालात खराब हुए तो लोगों की गाड़ियां जहां पर फंसी, वो वहीं उसे छोड़कर वहां से भाग निकले। लगातार 2 दिनों की बारिश ने अजमेर में आम लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाया है। जब तक बारिश बंद नहीं हुई, तब तक लोग इसी तरह शहर में फंसे रहे। और कुदरत की मार झेल रहे हिमाचल प्रदेश के लिए अब खतरा और बढ़ने वाला है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। रेड अलर्ट मतलब वहां बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। इतनी बारिश जिसे संभालना मुश्किल हो सकता है। रेड अलर्ट के बाद हिमाचल के पहाड़ों में जाने के बारे में तो आप सोचे ही नहीं। वहां रहने वाले लोग भी अब कुछ दिन सतर्कता के साथ रहने वाले हैं। देखिए, हिमाचल में इस वक्त ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि हिमाचल के कमजोर पहाड़ लगातार बारिश के बाद गिर रहे हैं। पहाड़ पर बनी ये सड़क और उसके साथ लगा बिजली का खंभा
कुछ सेकंड के अंदर ही गिर गया। लाइव वीडियो में लैंडस्लाइड का मंजर रिकॉर्ड हुआ। पहाड़ों के बीच से एक ऐसा वीडियो आया, इसमें एसडीआरएफ की टीम एक महिला को कंधे पर उठाकर सुरक्षित जगह ले जाती दिखी। हिमाचल की सरकार भी मुश्किल वक्त में लोगों के साथ दिखी। मुख्यमंत्री ने पहले अपने हेलीकॉप्टर से भूस्खलन का मंजर देखा, फिर मंडी में अपने राज्य के लोगों से मुलाकात की जिन्होंने कुदरत के क्रोध की वजह से मुश्किल वक्त देखा। मुख्यमंत्री उनका दर्द बांटने पहुंचे। और भारत के साथ साथ पड़ोसी देश चीन में भी बारिश और बाढ़ से भारी तबाही देखने को मिल रहा है। चीन में भी नदी नाले उफान पर हैं। तबाही की खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब इससे लोगों की मुश्किलें जो हैं काफी बढ़ गई। देखिए, चीन में बाढ़ और बारिश की वजह से भारी तबाही मचती दिख रही है। नदियों और नालों के उफान से जमीनी इलाकों में कटान हो रहा है, जिससे लोग दहशत में दिख रहे हैं। चीन के जल संसाधन विभाग की ओर से 10 प्रांत में बाढ़ से निपटने की तैयारी को मजबूत करने का निर्देश जारी किया गया है। कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से हालात अस्त व्यस्त है। कई जगहों पर सड़कें टूट गई हैं, जिन्हें बनाने का काम जारी है। हालांकि ज्यादा बारिश होने की वजह से काम में मुश्किलें पेश आ रही हैं। एक ओर चीन में बारिश और बाढ़ से हालात खराब हैं, तो दूसरी ओर लैंडस्लाइड भी मुसीबतें बढ़ा रहा है। चीन के पहाड़ी इलाकों में कई इलाकों से लैंडस्लाइड की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जिससे रास्ते बंद हो गए। रास्ते पर मौजूद पत्थरों और मलबे को हटाने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चीन में ड्रोन से रेस्क्यू की तस्वीर भी सामने आई है, जहां नदी के बीचों बीच एक युवक फंस गया था, जिसे बचाने के लिए बचाव दल ने ड्रोन का इस्तेमाल किया। ड्रोन को बीच नदी में युवक तक पहुंचाया गया और फिर इसकी मदद से मझधार में फंसे युवक को नदी के तेज उफान से बचा लिया गया।